नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास निबंध प्लस रस पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें आपका हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें। ठीक है, चित्तौड़ का सर्वनाश। चित्तौड़ का सर्वनाश ये किनके द्वारा रचित निबंध है? चित्तौड़ का सर्वनाश हो गया आपका रूप नारायण पांडे। चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे। बसंत। बसंत किनकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बसंत हो गया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रोका है। जुलूस रोका है हो गया आपका विवेकी राय। जुलूस रोका है विवेकी राय। गांव का मन। गांव का मन हो गया आपका विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, चित्तौड़ का सर्वनाश हो गया आपका रूप नारायण पांडे। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रोका है विवेकी राय। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ेंगे। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा है? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा है? बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव या फिर दूसरी सतह? तो कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है इनमें से कामधेनु, कामधेनु और आगम की नाव। ये दोनों ही कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह है। कामधेनु का वर्ष रहता है, प्रकाशन वर्ष रहा 1980। आगम की नाव का रहा 2002। बेहया का जंगल 1981। और बेहया का जंगल किनके द्वारा रचित निबंध है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र। बेहया का जंगल 1981 इसका रचनाकाल रहा। कृष्ण बिहारी मिश्र इसके रचयिता रहे। दूसरी सतह का रचनाकाल रहा 1975 और इसके रचयिता रहे शरद जोशी। ठीक है, दूसरी सतह शरद जोशी 1975। बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र 1981। निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि या फिर हिंदी कोविद रत्नमाला? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि ये तीनों ही रचनाएं रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, परंतु हिंदी कोविद रत्नमाला ये श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है। काव्य में रहस्यवाद जो निबंध है इसका काल रहता है 1929। ठीक है, इस निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद नामक निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। निम्न में से कौन सा निबंध जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का निबंध निम्न में से कौन सा है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोही कुठाओं या फिर कछुआ धर्म? तो अनुप्रास का अन्वेषण जो है ये आपका जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का है। बाकी जितनी रचनाएं हैं ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। ठीक है, ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित निबंध विधा की रचना है। अनुप्रास का अन्वेषण हो गया जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का निबंध। गद्यमाला भी ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का एक अन्य निबंध है। ठीक है, गद्यमाला और एक हो गया आपका अनुप्रास का अन्वेषण जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का निबंध। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक सियाराम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र या फिर जगदीश चतुर्वेदी? तो रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा जी की कुछ अन्य कृतियों की बात करें तो आस्था और सौंदर्य परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका। आस्था और सौंदर्य परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका, ये रामविलास शर्मा की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? बाबू गुलाब राय का निबंध निम्न में से कौन सा नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान या फिर प्रकार प्रभाकर? तो जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर ये सभी बाबू गुलाब राय द्वारा रचित निबंध है, परंतु चाबुक जो है ये निराला जी द्वारा रचित निबंध विधा की रचना है। ठीक है, चाबुक निराला जी का निबंध संग्रह है। इनका यानी निराला जी का एक अन्य निबंध संग्रह भी है, प्रबंध प्रतिमा। ठीक है, चाबुक और प्रबंध प्रतिमा निराला जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय के कुछ अन्य निबंधों की बात करें तो
ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध, प्रबंध प्रभाकर। ये सभी निबंध विधा की रचनाएं हैं किनके द्वारा रचित? बाबू गुलाब राय। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती जी का नहीं है? खरगोश के सिंह, कहानी अनकहानी, पश्यंती या फिर ठेले पर हिमालय। तो खरगोश के सिंह ये धर्मवीर भारती जी का निबंध विधा की रचना नहीं है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी के निबंध विधा की रचना नहीं है। यह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। कहानी अनकहानी, पश्यंती, ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित निबंध विधा की रचना है। लंका की एक रात निबंधकार, लंका की एक रात नामक रचना के निबंधकार कौन रहे? लंका की एक रात विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार रहे कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी का क्षीर सागर। ठीक है, कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार है। इनके अन्य निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी का क्षीर सागर। आगे बढ़ेंगे। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तो तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन रहते हैं? इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तो तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन रहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, यह कथन बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे नामक निबंध से उद्धृत है। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन रहे? बाल मुकुंद गुप्त। 1877 से इसका प्रकाशन आरंभ होता है। कहाँ से? कलकत्ता से। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ठीक है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैष्णवता आप, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभु के चिट्ठे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध से ये कथन लिया गया है। यह निबंध किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही निबंध विधा की रचनाएं हैं सभी। आगे है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर या फिर धर्म और समाज। तो ये जो कथन है यह विकलांग श्रद्धा का दौर नामक निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर नामक निबंध के रचयिता रहे हरिशंकर परसाई जी। इनके अन्य निबंध है, हरिशंकर परसाई जी के कुछ अन्य निबंध हैं, जैसे पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की ताबीज़, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे। ठीक है, ये सभी हरिशंकर परसाई जी की निबंध विधा की रचनाएं हैं। आगे है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन किस रचनाकार का है? यह कथन किस रचनाकार का है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो यह जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस निबंध से ये कथन उद्धृत है? क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, यह जो कथन है कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। ठीक है, ये जो कथन ये आपका क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध से उद्धृत है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी के ऐसे कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गोविंद नारायण मिश्र के ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? तो निबंध। ठीक है, निबंध गद्य विधा। साहित्य देवता की गणना, साहित्य देवता एक निबंध विधा की रचना है जिसके रचयिता कौन रहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य देवता निबंध के रचयिता कौन रहे? माखनलाल चतुर्वेदी। अमीर इरादे गरीब इरादे नामक निबंध के रचयिता भी कौन रहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके अन्य प्रमुख निबंध है जैसे कश्मीर कुसुम, इससे पहले भी देखा है। ठीक है, एक प्रश्न के नीचे ऐड कर रखा था। उदय पूर्वोदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक, ये सभी निबंध किनके हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा निम्न में से नहीं है? निबद्ध या निबंध काव्य निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रलय की छाया, विनय पत्रिका, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी को पत्र। विनय पत्रिका जो है यह निबंध विधा की रचना नहीं है। ठीक है, यह तुलसीदास की रचना है, जबकि बाकी जो तीनों हैं ये सभी निबंध काव्य है। विनय पत्रिका 279 पद है। विनय पत्रिका में 279 पद है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इस गद्य का प्रधान रस क्या है? शांत रस। ठीक है, इस ग्रंथ का, विनय पत्रिका का प्रधान रस है शांत रस। यह एक गीति काव्य है। इसके अलावा विकल्प में जो था आपका प्रलय की छाया के रचयिता कौन रहते हैं? जयशंकर प्रसाद। निबंध विधा की रचना है, एक निबंध काव्य है। शिवाजी को पत्र के भी रचयिता कौन रहे? निराला। ठीक है, शिवाजी को पत्र के रचयिता रहते हैं निराला। साथ ही राम की शक्ति पूजा के भी रचयिता रहते हैं निराला। वैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? वैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल। वैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला हमें सुमेलित करना है कौन सी रचना किस निबंधकार का है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना निम्न में से कौन सी है? बसंत आ गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है इनमें से मेरी तीर्थ यात्रा। मेरी तीर्थ यात्रा, बनारसी दास चतुर्वेदी। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र, दात। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र, दात। आगे बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचयिता निम्न में से कौन रहते हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचयिता रहे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंधों की बात करें तो मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध। ठीक है, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के निबंध विधा की रचनाएं हैं। अगला हमें सुमेलित करना है। मैंने सील पहुँचाई किसकी रचना है? मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो हो गया आपका हरिशंकर परसाई। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु हो गया आपका शिव प्रसाद सिंह।
शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक हो गया आपका कुबेर नाथ राय। रस आखेटक कुबेर नाथ राय। मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक हो गया आपका कुबेर नाथ राय। आगे, मध्यकालीन धर्म साधना किनका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना किनका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह जो कथन है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित युद्ध और नारी नामक रचना से उद्धृत है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है ये युद्ध और नारी। रसज्ञ रंजन किनका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन किनका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन है या फिर कहे तो निबंध संग्रह है। निम्न में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना निम्न में से कौन सी है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, या फिर प्रिया नीलकंठी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित इनमें से निबंध है, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं और गुलाब। ठीक है, गेहूं और गुलाब। अशोक के फूल नामक निबंध के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंगन का पंछी और बंजारा मन के रचयिता रहते हैं विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी के रचयिता रहे कुबेर नाथ राय। सभी निबंध विधा की रचनाएं हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन रहते हैं? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन रहते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके अलावा गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव, इन सभी के रचयिता भी रहे गुलेरी जी। ठीक है, आगे है अब कुछ रस से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तू करता तू भया, मुझ में रही ना मैं हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हो जाएगा एक। बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? वियोग, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस। तो इस पंक्ति में शांत रस निहित है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। इसका अर्थ क्या देख लेते हैं। जीवात्मा कह रही है कि तू है, कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णता समाप्त हो गई। अब तो जिधर देखती हूँ उधर ही तू दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पे ये इसकी वर्तनी गलत है। ठीक है, उत्सुक है उनकी धूल। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो इसमें भी आपका हो जाएगा शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया आपका रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया आपका रति। वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। शांत का हो गया आपका निर्वेद। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, शांत या फिर विभत्स। तो इसमें आपका हो जाएगा वीर रस। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा वीर रस। आगे बढ़ेंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाता है जुगुप्सा।
बाकी तो जो ऊपर तीनों है इसके बारे में तो हमने देख ही लिया। आगे है, सिर पर बैठो काग आखी दो खात निकारत, खींचत जीवही सयार अति ही आनंद उर धारत। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस वाले पंक्ति को आप लोग एक बार जैसे कि इसकी वर्तनी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे इसकी वर्तनी मतलब कुछ कुछ जैसे शब्द डिफरेंट मतलब देखे हैं मैंने, परंतु मतलब लगभग समान ही है। जैसे आप पंक्ति को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस निहित है आसानी से। श्रृंगार, वीर, शांत या फिर विभत्स। विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा आप देखिए पर सिर पर बैठो काग आखी दो खात निकारत, खींचत जीबही सयार अति ही आनंद उर धारत। आगे बढ़ेंगे। बतरस लाल लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे, दैन के नटी जाए। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे, देन के नटी जाए। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार, वीर, शांत या फिर वात्सल्य। तो इस पंक्ति में है आपका, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, ठीक है। आगे है, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत में कौन सा रस निहित है? स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। यहाँ पे ट में छोटी की मात्रा हो जाएगी, ट में छोटी की मात्रा। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा आपका विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। करुण का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, रौद्र या फिर अद्भुत। तो इसमें भी आपका श्रृंगार रस है, इसमें आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। श्रृंगार रति हो गया स्थायी भाव, करुण का हो गया शोक स्थायी भाव, रौद्र का हो गया क्रोध, ठीक है, रौद्र का क्रोध। अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। अगला प्रश्न है, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा नहीं सकता। इसमें कौन सा रस निहित है? विभत्स, वीर, रौद्र या फिर शांत रस। तो इसमें हो जाएगा आपका रौद्र रस, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, अभी बताया। किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? निम्न में से किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव। अस्थायी भाव के परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अमर्ष क्या है निम्न में से? एक काव्य दोष, संचारी भाव, काव्य गुण या फिर अलंकार। संचारी भाव है। अमर्ष एक प्रकार का संचारी भाव है। आगे, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? करुण, शांत, भक्ति। करुण रस तो नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगा, भयानक रस है, ठीक है, भयानक रस है इसमें। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह। हास्य का हो जाएगा आपका हास, ठीक है। हास्य का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। हास्य का स्थायी भाव हो जाएगा आपका हास। अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो गया? विस्मय। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। आगे, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इसमें कौन सा रस निहित है? मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इसमें हो जाएगा आपका शांत रस, ठीक है। इसमें शांत रस है। आगे देखेंगे, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो हास्य, श्रृंगार, वीर या फिर भक्ति।
तो श्रृंगार रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। श्रृंगार रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। भरत के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं मिलता है भरत मुनि के रस सूत्र में। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये सूत्र किनका है? निम्न में से किस आचार्य का है? मम्मट विश्वनाथ, भरत मुनि या फिर राजशेखर। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो ये सूत्र है ये आचार्य विश्वनाथ का है। ये आचार्य विश्वनाथ का सूत्र है। ठीक है। केशव कहीं ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा रस निहित है? तो इसमें हो जाएगा आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव इसमें। ठीक है, इसमें आपका अद्भुत रस है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावल। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावल, इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य, हास्य, श्रृंगार या फिर करुण। तो इसमें आपका वात्सल्य रस है। इसमें वात्सल्य रस है। आगे, संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से किस रस की उत्पत्ति होती है? संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास, रति, रौद्र या फिर विभत्स। तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। रति जो है ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रौद्र का स्थायी भाव हो जाएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने मिसाल। इसमें कौन सा गुण विद्यमान है? शांत रस, माधुर्य गुण। शांत रस तो नहीं होगा, इसमें गुण बोला है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर ओज गुण। तो इसमें हो जाएगा आपका माधुर्य गुण। इस पंक्ति में माधुर्य गुण है। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो श्रृंगार रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। ठीक है, विभाव कहलाती है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। विभाव यानी कि जिस कारण से आपके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, विभाव के जो दो भेद हो गए आपके, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या हो जाता है? यानी कि आलंबन का हो गया अर्थ जैसे कि किसी चीज़ को देखकर आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो चीज़ मतलब आलंबन कहलाएगा। और उद्दीपन क्या हो जाता है? आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ उसे और मतलब उत्तेजित करने के लिए जो मतलब क्रियाएं एक तरह से होती है, आसपास का जो माहौल होता है, तो वो मतलब जो चीज़ें उस आपके भाव को और ज़्यादा उत्तेजित कर रही हैं वो आपका उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जिसके प्रति आपके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ वो हो जाएगा आलंबन। जैसे माता सीता के मन में भगवान राम को देखकर जो भाव उत्पन्न हुआ तो वो हो जाएगा आलंबन, यानी भगवान राम आपके आलंबन हो गए। अब जैसे कि उनका वो जो भाव उत्पन्न हुआ तो उस भाव को उत्तेजित करने वाले जितने भी कारण होंगे तो वो सभी आपके उद्दीपन कहलाएंगे। ठीक है, जिनकी वजह से मतलब भाव और अधिक उत्तेजित होता है तो वो आपका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभव क्या हो जाता है कि मतलब आपकी जैसे अंदर की भावनाएं बाह्य तौर पे मतलब प्रकाशित होने लगती, जैसे कि जैसे गुस्सा जैसे आपके अंदर गुस्सा हो और वो आपके मतलब चेहरे के भाव से प्रदर्शित होने लगे कहीं ना कहीं। जैसे आपका चेहरे का लाल हो जाना, तो चेहरे का लाल हो जाना इस प्रकार जब मतलब अंदर का भाव शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से बाह्य तौर पर प्रदर्शित होने लगे तो वो आपका अनुभव हो जाता है। ठीक है, स्थायी भाव जो हमारे हृदय में मतलब स्थायी रूप में जो भाव विद्यमान रहते हैं, और संचारी भाव जो क्षणभंगुर होते हैं। ठीक है, मतलब पानी के बूंदों के समान होते हैं, जैसे क्षण भर में मतलब आते हैं और तुरंत ही जैसे गायब हो जाते हैं, ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है फिलहाल के लिए। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो भाव प्रकट होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, अभी बताया। देखिए अनुभाव, वाणी और अंगों के द्वारा जो भाव प्रकट होते हैं, वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जो भाव प्रकट होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। आपके अंदर का भाव कहीं ना कहीं बाह्य तौर पर मतलब प्रदर्शित होने लगे, बिना कहे ही, जैसे कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाए, ऐसा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है। क्रोध हो गया आपका रौद्र रस का स्थायी भाव, उत्साह हो गया आपका वीर रस का स्थायी भाव, विस्मय हो गया आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।